गया शेड्यूल? ठीक है। जय हिंद, नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे एमपी जीके के अंदर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमने एक बेसिक लेक्चर ले लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, पर एक हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर ये नहीं दिया है, पर फिर भी हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमारी समझ क्या हो, डेवलप्ड हो। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो, मध्य प्रदेश की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी क्या होता है, तो बहुत ही बेसिक सा आप याद करना। अगर आपको पता है भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, वही होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत के अंदर जो चट्टानें पाई जाएगी, जो रॉक्स पाई जाएगी, वही चट्टानें मध्य प्रदेश के अंदर भी पाई जाएगी। तो जो क्लासिफिकेशन हमने भारत के अंदर कर रखा है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, वो सेम टू सेम क्या आ जाएगा हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। अब बेसिक समझना है कि जो भारत का जो हमने क्लासिफिकेशन करा है वो 8 चट्टानों में करा है। कितने में करा है? 8। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भी करेंगे। जैसे मैं क्रम बता रहा हूं, आपको ऐसे ही क्रम को क्या करना है, याद करना है। तो जो सबसे पहले टाइप की जो चट्टान या रॉक्स आती है उसको बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन रॉक ग्रुप या आर्कियन रॉक सिस्टम। सिस्टम का मतलब उसके अंदर और भी बहुत सारी अलग अलग चट्टानें खनिजें मिलेगी, पर ये एक समूह है, सिस्टम में पूरा। जैसे हमारा शरीर है तो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, इसी प्रकार से चट्टान होती है, वो बहुत सारे खनिजों चट्टानों से मिलकर बनी होती है, इसलिए उसको एक क्या दे दिया हमने, सिस्टम दे दिया पूरा। तो सबसे पहले नंबर का कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, या इसको हम आर्कियन सेल समूह भी कहते हैं, आर्कियन रॉक सिस्टम या आर्कियन रॉक ग्रुप। तो आर्कियन क्रम की चट्टान, ये आर्कियन में लिख रहा हूं शेल, शेल को मतलब बोलते हैं हम, रॉक जो होती है ना उसको शेल बोलते हैं। समूह, समूह का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हमें मिलेगी। सबसे पहला नंबर याद रहेगा, बस ये क्रम याद करना। क्रम याद रहेगा तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे देंगे। फिर जो दूसरे नंबर पे आता है, वो दूसरे नंबर पे आता है, उसको बोलते हैं हम धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्या बोलते हैं इसको? धारवाड़ रॉक सिस्टम या धारवाड़ रॉक ग्रुप। बात याद रहेगी, धारवाड़ सेल समूह। क्या बोल रहे हैं हम? सेल समूह, धारवाड़ रॉक ग्रुप या धार, हाँ नहीं, धार से नहीं, ये एक्चुअल में धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक का। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले ये जो चट्टान खोजी गई थी, हमने खोजी थी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, इसीलिए उसका नामकरण कर दिया हमने कि धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार से एक और चट्टान है जो हमें कर्नाटक मतलब आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा, कटप्पा नहीं कुड़प्पा, कुड़प्पा, तो वहां पे खोजी गई थी, इसलिए उसका नाम रख दिया हमने कुड़प्पा रॉक सिस्टम। तो थर्ड नंबर का क्या आ जाएगा हमारे पास? कुड़प्पा, या इसको कहीं कहीं पे हम कड़प्पा भी कहते हैं, बस कटप्पा मत बना देना। तो कुड़प्पा शेल, हाँ सेल समूह, कुड़प्पा रॉक सिस्टम, 3 क्रम याद रहेगा। फिर एक और जो आता है उसको बोलते हैं हम फोर्थ क्रम, ये इसका नाम है विंध्य सेल समूह। और आपको याद आ रहा होगा, ये विंध्य जो माउंटेन रेंज है विंध्याचल पे, इसको पहली बार विंध्याचल में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया हमने विंध्य सेल समूह। तो फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा मेरा? विंध्य। कहीं कहीं पे विंध्यन भी लिखा रहता है, तो परेशान नहीं होना है, विंध्य विंध्यन जो अच्छा लगे आपको। विंध्यन सेल समूह एक्चुअल में क्या होता है, ये पढ़ाते नहीं जनरली, और ना ही हमारे एमपीजीके के सिलेबस में दिया है। पर देखो, ये चीज पढ़ने से मैं आपको बताऊंगा कि मालवा का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एनी प्लेट्यू, किसी भी प्रकार का, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी, तो वो जब ही समझ में आएगा जब ये समझ में आ जाएगा। फिर आपको पढ़ने को आगे मिलेगी सोइल्स, मिट्टी, तो किसी भी मिट्टी का फॉर्मेशन पढ़ना है तो उसको यहीं से समझ में आएगा। पर सब आएगा, देखो मैं बताऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ आएगा, सारी चीज आएगी, पर क्या है एक्चुअल में हम क्या करते हैं, रटने का काम करते हैं। कोचिंगों में क्या करते हैं, फैक्ट रटाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे पन्ना, पर आजकल हर किसी को पता है कि हीरा पन्ना में पाया जाता है, पर एग्जाम में क्या पूछ लेगा, किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, फिर बच्चा वहां पे फंस जाता है जाके, क्योंकि उसने बेसिक नहीं पढ़ा। और यहाँ से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पन्ना किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है। पन्ना पाया जाता है बीजावर श्रेणी के अंदर, और ये बीजावर श्रेणी इसी का पार्ट है, विंध्य सेल समूह का, ये कडप्पा सेल समूह का पार्ट है।
बात समझ गई। और बीजावार के अंदर भी और भी श्रेणी आती है जिसको हम क्लोज पेड बोलते हैं। तो आजकल देखो डीप में प्रश्न क्यों आने लगा, क्योंकि हम बेसिक नहीं पढ़ रहे इसलिए परेशान हो रहे हैं। अगर हमने एक बार पढ़ेंगे ना तो जीवन में कुछ भी पूछेगा वो हमसे, पन्ना के बारे में, हीरे के बारे में, हम सब बताएंगे। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली पढ़ाते नहीं है। ठीक है, बात याद रहेगी, बड़े आगे। ठीक है, अब देखो अगला इसके बाद जो क्रम आता है उसको बोलता हूं मैं गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना रॉक सिस्टम। क्या कहता हूं मैं? गोंडवाना सेल सिस्टम। ये क्रम याद रखना है आपको, क्रम याद रहेगा ना तो सब याद रहेगा। गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना रॉक सिस्टम। इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप को डक्कन ट्रैप भी बोलेंगे इंग्लिश में भी हम, डक्कन ट्रैप। ट्रैप का मतलब ये होता है जो जो भूमि अंदर धंस जाती है उसको हम ट्रैप बोलते हैं। कहते हैं ना ट्रैप में फंस गए हो आप, गरीबी की ट्रैप में फंस गए हो आप, या इसको हम सीढ़ी भी बोलते हैं। एक्चुअल मीनिंग उसका होता है सीढ़ी। जैसे सीढ़ीदार चट्टान है ये, सीढ़ी के रूप में जमी हुई है, हाँ, स्टेयर्स के रूप में, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जमी हुई, इसलिए इसको हम ट्रैप बोल रहे हैं। ठीक है, बात याद है कि डक्कन ट्रैप। और थोड़ा सा इससे समझ में आ रहा होगा, डक्कन आपने सुना होगा, डक्कन का पठार आपको साउदर्न पार्ट में मिलेगा, महाराष्ट्र वाले पार्ट में, इसलिए वहां पे ये खोजी गई थी और वहां पे ये मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डक्कन ट्रैप। इसके बाद जो आता है, देखो इंडियन ज्योग्राफी में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे आता है टर्शरी क्रम की चट्टान है, तृतीयक सेल समूह आता है, फिर आता है चतुर्थक सेल समूह, फिर आता है क्वाटरनरी सेल समूह। ठीक है, पर एमपी के अंदर ये अलग अलग ना मिलके एक ही रूप में मिलती है। तो कभी कभी हो सकता है आपको कहीं भी किसी बुक में लिखा हो तृतीयक सेल समूह, टर्शरी सेल रॉक सिस्टम, या कहीं कभी लिख रखा होता है क्वाटरनरी सेल या रॉक सिस्टम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं, दोनों को एक मान लेना, तो उससे क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा, आपको ऐसा लगे किसी बुक में तो क्या दे रखा है टर्शरी सेल रॉक सिस्टम, और किसी बुक में क्या दे रखा है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। ये अलग अलग ना हो कि हम एक ही मान लेते हैं इसको, क्योंकि इन एमपी के अंदर इनका डेवलपमेंट अलग से नहीं हुआ है। क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें होती है वो होती है नदी घाटियों से बनने से। अब देखो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो हिमालय से बहुत सारी नदी निकल रही, गंगा निकल रही, सिंधु निकल रही, ब्रह्मपुत्र निकल रही, इसलिए वहां पे इन चट्टानों का निर्माण हुआ है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का। पर एमपी में इतनी ज्यादा नहीं है। और तृतीय क्रम की जो चट्टानें होती है उनका निर्माण होता है पर्वतों में, जैसे आपने सुना होगा हिमालय, ऐसे। तो वहां पे हम अलग अलग पढ़ते हैं, पर एमपी में इन दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। तो ये बात याद रहेगी। अगला क्रम क्या आएगा, तृतीयक और चतुर्थक, इसलिए मैं एक साथ में लिख रहा हूं। तृतीयक व क्या है ये, चतुर्थक, टर्शरी एंड क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। तो ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, याद रहेगा आपको, तृतीयक से टर्शरी एंड क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। यस, ग्रुप भी बोल सकते हो आप। ये बात याद रहेगी, बहुत सी बेसिक सा कंसेप्ट अगर ये आप याद रखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी यही क्रम दे रखा है। सबसे पहले आपको याद रखना है आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर याद करना है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर आता है विंध्य क्रम की चट्टान। में एक इमेजिनरी हम फोटो भी बनाएंगे ताकि हमें याद रहेगा उससे। बस ये पार्ट याद करना है, चार चट्टान अलग याद करना है, ये चार चट्टान अलग याद करना है। हाँ, फिर आएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, डक्कन ट्रैप की चट्टानें, तृतीय व चतुर्थ क्रम की चट्टानें। ठीक है, बात याद रहेगी। अब देखो सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है, फिर उसके बाद में इसके दूसरे पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो ये जो आर्कियन सेल जो समूह है, आर्कियन जो रॉक सिस्टम है, देखो इसके नाम में छुपा है आग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, इग्नियस रॉक सिस्टम। तो जिससे इसका नाम ही इग्नियस है। तो आपको भी पता है जब पृथ्वी पहली बार बनी थी, सूर्य से अलग होकर बनी, हमेशा पढ़ते मानते हैं हाइपोथेसिस है, या किससे बनी क्या बनी वो बात की बात है। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी शुरुआत में क्या थी, तप्त गोला थी, हॉट क्या थी, एक बॉडी थी, गर्म थी वो। तो उस गर्म जब पहली बार वो ठंडा हुआ, तब पहली बार जो चट्टान बनी वही चट्टान थी आर्कियन सेल समूह। तो पृथ्वी में पहली बार बनने वाली चट्टान कौन सी है, आर्कियन सेल समूह। इसलिए इनको हम प्राइमरी चट्टान भी बोलते हैं। इसीलिए हम इनको सबसे क्या बोलते हैं, प्राचीनतम चट्टान, ओल्डेस्ट रॉक। बात याद रहेगी। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ, पृथ्वी के ठंडा होने से। पृथ्वी ठंडा हुई और ठंडा होकर जो लावा था वो जम गया, तो उसी को क्या बोलने लगे हम, आर्कियन क्रम की चट्टानें। एक चीज और याद करना है आपको, अच्छे से बेसिक से याद करना है। जैसे ये पृथ्वी है, 2 मिनट के लिए मैं पृथ्वी मान रहा हूं। पृथ्वी के अंदर जब भी कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज होती है, तो देखो आपको सोचो यहाँ पे कोई लिक्विड है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, सीधी सी बात है, गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अंदर जो भी चीज होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो चीज क्या होगी, गर्म होगी। तो गर्म होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, हॉट। अब देखो यहाँ पृथ्वी के अंदर जो
चट्टान जो लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा, ठीक है। और जब यही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है और बाहर आके जम जाता है, जैसे मान लो ये था मैग्मा और यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आके जम गया, क्योंकि यहाँ से आपको पता है वोल्केनिक इरप्शन होगा और वोल्केनिक इरप्शन के बाद पृथ्वी के ऊपर जमेगा। तो इसी मैग्मा को जब पृथ्वी पे जब ये आता है तो उसी को मैं लावा कहता हूं। बात वही है, पृथ्वी के अंदर क्या बोलता हूं इसको मैं, मैग्मा। बात याद रहेगी। और जब पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो इसी को क्या कहूंगा मैं, बात याद, बेसिक सी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत को समस्या। तो ये आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी के ठंडा होने से। क्योंकि पृथ्वी पहले गर्म थी, जब ठंडी हुई तो पहली बार जो चट्टान बनी उसको क्या बोलता हूं मैं, आर्कियन सेल समूह। तो थोड़ा की पॉइंट लिख रहा हूं बस मैं, आप ठीक है, की पॉइंट याद रखेंगे ताकि हमें सारी चीज क्या होगी, याद रहेगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, पृथ्वी के ठंडा होने से, ठीक है, पृथ्वी क्या हो गई, ठंडी, ये बन गई चट्टान पहली बार। अब देखो ये पहली बार चट्टान बनी, इसलिए इसको बोल रहे हैं प्राइमरी रॉक। बात याद रहेगी, सबसे पहले बनी है इसलिए इसको बोल रहे हैं ओल्डेस्ट रॉक, प्राचीनतम चट्टान है। और सुनो, बाकी की जितनी भी चट्टान बनी सब इससे ही बनी, इसलिए इसको पेरेंटल रॉक भी बोल रहे हैं। डिफरेंट नेम, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं समझने में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसके अन्य नाम भी समझ में, ऑदर्स नेम भी पता चल गया आपको, ओल्डेस्ट रॉक, प्राइमरी रॉक, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे इसको, एक और पेरेंटल रॉक, क्योंकि अन्य चट्टान इसी से बन रही। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, देखो ये धारवाड़ एक्चुअल में भारत का जो जिला है, मतलब भारत का जो राज्य है कर्नाटक, ये भारत, इस भारत में यहाँ पे कर्नाटक, और इस कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़। तो पहली बार वहां पे इस प्रकार की चट्टान का हमें पता चला था, इसलिए उसका नामकरण हम कर दिया कि धारवाड़ क्रम की ये चट्टान है। बात याद रहेगी। अब देखो ये जो चट्टान है, ये चट्टान इसी चट्टान के अपक्षय अपरदल से बनी, जिसको वेदरिंग इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर मैं पूछूं, देखो मैंने पूछा आर्कियन क्रम की चट्टान किससे बनी, तो पृथ्वी के ठंडा होने से बनी। अब देखो पृथ्वी पे ठंडा होगा तो कोई भी चट्टान जो होती है तो उसी के अंदर क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन होने लगता है। तो वेदरिंग और इरोजन से क्या बनेगा हमारा, डिपोजिशन से क्या बनेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो कभी कोई पूछ ले धारवाड़ क्रम की चट्टान किससे बनी है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपरदन से, वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन से। अब देखो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो 2 मिनट के लिए पृथ्वी है हमारी, एक सीधी मान लेते हैं ये पृथ्वी हमारी, ये चट्टान है हमारी। अब आपको पता है कि इस पृथ्वी के ऊपर धूप गिर रही है, सनलाइट गिर रही है, तो इसका तापमान बढ़ेगा। और जब भी किसी चीज का तापमान बढ़ता है तो चीज फैलती है। फिर आपको पता है हमारे यहाँ ठंडी भी पड़ती है, ठंडी पड़ने से वही चीज सिकुड़ जाती है। तो तापमान बढ़ने पर फैलेगी, ठंडी पड़ने पर सिकुड़ेगी। अब जब तापमान बढ़ा तो फैल गई, और जैसे ही पानी गिरेगा, क्योंकि पता है तापमान के बाद क्या गिरता है, पानी गिरता है, तो पानी गिरेगा तो सीधी सी बात उस चट्टान के अंदर जो भी मिनरल्स होंगे उनके साथ रिएक्शन कर लेगा, फिर ठंडी के में फिर सुखा जाएगा। तो देखो बार बार चट्टान फैल रही, सिकुड़ रही, तो इससे चट्टान कमजोर हो रही है, और कमजोर होने के बाद तो टूट जाएगी। तो जब चट्टान अपने ही स्थान पर टूट जाती है, क्या हो जाती है, अपने ही स्थान पर टूट रही है, अभी कहीं गई नहीं है वो, ये चट्टान यहीं पे टूट गई है। किसके कारण टूट रही है, समझ में आ गया आपको, किसके कारण टूट रही है, हाँ, तापमान, टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से और पानी की रिएक्शन करने के कारण ये चट्टान अपने ही स्थान पर टूट रही है। इसी को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं इसको, वेदरिंग। इसको हिंदी में अपक्षय बोलते हैं, कि चट्टान का उसी जगह पे टूटना, इसको वेदरिंग बोलते हैं हिंदी में। अब सुनो, पृथ्वी के ऊपर ऐसा तो नहीं पृथ्वी में ये चट्टान तो अकेली बैठी होगी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है पानी, फ्लोइंग वाटर चल रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर बहेगा, और हवा भी चल रही है। तो जब पानी अपनी जगह से चलेगा तो ये अपने साथ क्या करेगा, उसको बह के ले जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, तो ये रिवर क्या करेगी, अपने साथ इसको लेके चलेगी, और कहीं और जहाँ पे गड्ढा होगा वहां पे जाके इसको डिपोजिट कर देगी। बात समझ गई। तो जहां से ये चल गया, निकल गया, इसी को बोलते हैं इरोजन। बात याद रहेगी। इरोजन का मतलब जब चट्टान अपने स्थान में टूट जाती है, इसको बोलता हूं वेदरिंग। ये प्रोसेस एक साथ में चलती, सारी तीनों प्रोसेस। जब यहीं से ये जो कण है ये निकल के चले गए, तो ये क्या हो गया, इरोजन। जिस जगह पे जाके इसने बिछा दिए, जमा कर दिए, उसी को बोलते हैं डिपोजिट। बात समझ में गई। 3 चीज एक साथ में हो रही है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। जिस स्थान पे टूट रहा था उसको वेदरिंग कह रहा हूं, वहां से कण निकल के चले गए, जब यहां से कण चले जाएंगे तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इरोजन। जहां जाके उसने बिछा दिया, कहीं पे गड्ढा होगा वहां पे जाके बिछा देगी, इसी को बोलता हूं डिपोजिशन। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है पृथ्वी के अंदर। बात याद रहेगी। तो इसीलिए किसी भी चट्टान का जब मैं पढ़ता हूं कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कैसे बनी, तो इस चट्टान के अपक्षय अपरदन से, और इसी चट्टान का जो अपक्षय अपरदन होगा उसका क्या होगा, निक्षेपण, डिपोजिशन, तब ये चट्टान बनेगी। बात याद रहेगी।
अच्छा, मैं अगर पूछूं ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान, तो देखो ये जो कुड़प्पा जो जिला है ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है। तो देखो यहाँ पे है कर्नाटक और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की चट्टान को हमने खोजा था, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। क्योंकि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज होगी भारत के अन्य हिस्सों में मिलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। हाँ हाँ। तो देखो अगर मैं पूछूं आपसे कि कुड़प्पा शैल समूह किससे बना है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण से। क्योंकि इसी चट्टान का फिर से क्या होगा, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। बहुत सिंपल सी बात है। फिर मैं पूछूं विंध्य क्रम की चट्टान है, तो विंध्य क्रम की चट्टान किससे बनी है, तो इन्हीं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण से, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से। ये बस ये चार तक याद रखना, उसके बाद की कहानी अलग चलेगी, ये चार तक, ठीक है। तो बहुत सिंपल से, अगर कोई भी कभी निर्माण पूछ लेगा तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अच्छा, ये जो आर्कियन क्रम की जो चट्टान थी, आपको भी पता है कि पृथ्वी में पहली बार बनी। और पृथ्वी में कोई चीज पहली बार बनती थी, क्या पहली बार कोई जीव था, क्या कोई लाइफ थी, क्या नहीं थी। इसको बोलते हैं अजोइक, अजैविक, अजोइक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अजैविक को जीव नहीं था यहाँ पे पृथ्वी, क्योंकि शुरुआत में पृथ्वी गर्म थी, सीधी सी बात है, पृथ्वी में कोई जीव होगा नहीं, और अगर होता भी तो सुनो खत्म हो जाता, उसके वाष्प बन के उड़ जाता वो, इतना टेम्परेचर था, बहुत टेम्परेचर था। तो देखो शुरुआत में जो चट्टान बनी थी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, क्या था इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और यहाँ पे कोई भी जीव नहीं था, क्या नहीं था, जीव नहीं था, कोई भी लाइफ नहीं थी। तो सुनो लाइफ नहीं थी, तो अगर मैं पूछूं क्या यहाँ पे फोसिल्स मिलेगा, फोसिल्स क्या है, यही तो है अवशेष। जब जीव, ऐसे समझो जैसे ये मान लो ये पृथ्वी है 2 मिनट के लिए, और ये मान लो आप ही हो 100-200 साल बाद, ठीक है। अब ये जीव है, अब जीव तो पहले नहीं था, पहले थे पेड़। आपको पता है पहले जो आपने एक नाम सुना होगा, पृथ्वी के बहुत सारे समय रहा, उसमें कार्बोनिफेरस युग था, कार्बोनिफेरस इरा थी। उस कार्बोनिफेरस इरा में पूरी पृथ्वी पे पेड़ ही पेड़ थे, वो पेड़ ही पेड़, 100-100 फीट ऊंचे पेड़, 100-100 मीटर ऊंचे पेड़ थे, समझो इतने बड़े बड़े पेड़ थे। फिर एक समय आया बाद में जुरासिक इरा आया, आपने सुना होगा, जिसमें बड़े बड़े क्या थे, डायनासोर थे। बाद में पृथ्वी जब टूटी तो वो जिराफ, तो पेड़ सब अंदर धस गए, और उसके ऊपर क्या आ गई, फिर से चट्टान आ गई। तो जब यही जीव, अब ये हम भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकती है, और पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, हमारे क्या हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो जब यही जीव और यही पेड़ पौधे, अब जीव के रूप में हम मानो तो नहीं थे उस टाइम पे, पर दूसरे छोटे मोटे जीव जंतु होंगे, जैसे हमने सुना डायनासोर। तो जब यही जीव जंतु अंदर चले जाते हैं, क्या चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, मान लो ये चले गया, ठीक है, ये पेड़ चला गया। तो देखो अब अंदर जाने के बाद इसी का ये क्योंकि एक्चुअल में कार्बन है, हम जो बने हैं कार्बन से बने हैं, तो देखो इसका रूप चेंज हो जाएगा। तो इसी से हमें बाद में फोसिल्स मिलेगा, जब जीव होगा तभी फोसिल्स मिलेगा, इसी को फोसिल्स बोलता हूं, क्योंकि ये जीव था और जीव का ही क्या है, ये अवशेष, इसीलिए इसको बोलते जीवाश्म, जीव का अश, इसीलिए इसको बोलते फोसिल्स। फोसिल्स समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या इस प्रकार की चट्टान में फोसिल्स मिलेगा, अरे फोसिल्स मिलेगा क्या, एक प्रश्न बताऊंगा आपको मैं, ऐसा प्रश्न पूछा था, बहुत सिंपल प्रश्न था वो, पर बच्चा क्यों नहीं दे पा रहा आंसर, क्योंकि रट रहा है, वो समझ ही नहीं रहा उस बात को। तो क्या इस प्रकार की आर्केन सेल समूह में क्या मुझे फोसिल्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है, बात याद रहेगी, बस यही काम का ये फोसिल्स। पर अगर मैं पूछूं कि ये जो आर्केन सेल समूह है ये सबसे ज्यादा क्या है, खनिज संपन्न है, क्या है ये, मिनरल रिच है। क्यों है मिनरल रिच, क्योंकि इसी समय तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा मिनरल्स थे, उसी मिनरल से तो बनी है, ये खनिज संपन्न चट्टान होती है। पर सुनो बात, बहुत टाइम पहले बनी थी, क्या वर्तमान में ये रही होगी क्या, क्योंकि वर्तमान में तो बदल गया होगा, इसका ताप दाप के कारण इसका रूप बदल गया है। तो अब वर्तमान में परिवर्तित रूप में मिलती है, अपने ट्रांसफॉर्मेट रूप में मिलती है। आर्कियन क्रम जो ओरिजिनल थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका रूप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जिस रूप में मिलती है अब उसी को हम बोलते हैं नीस, नीस रोक, बात समझ में, नीस रोक बोलते हैं उसको। नीस और ग्रेनाइट दो टाइप की चट्टान होती है, बात याद रहेगी। इसी का रूपांतरित रूप, इसका ट्रांसफॉर्मेट रूप क्या मिलता है हमें, नीस और ग्रेनाइट के रूप में, बात याद रहेगी। और ये जो नीस रूप जो होता है, ये नीस, ये मध्य प्रदेश में एक जगह मिलता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। कहां पे मिलता है ये मध्य प्रदेश बना रहा हूं थोड़ा, अभी वापिस हम पढ़ेंगे। ये है मध्य प्रदेश हमारा, ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश अभी हम जब पढ़ेंगे
ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी, ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है। कुछ मध्य प्रदेश में आता है, कुछ कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। और इसी बुंदेलखंड के अंदर ये हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जो भारत है, चलो अभी देख लो, फिर से मैं बताऊंगा 2 मिनट। तो ये चट्टान यहाँ पे मिलती है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने बुंदेलखंड नीस। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ मिल रहा है इसलिए इसको बुंदेलखंड नीस बोले। तो आपसे यही पूछ लेगा बुंदेलखंड नीस किस प्रकार की चट्टान का रूप है, इग्नियस रॉक। बात समझ में आ गई, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, बात याद रहेगी। अब ऐसे याद करना आप 2 मिनट के लिए कि थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता रहा हूं पृथ्वी के ऊपर। आपको याद करना है कि ये पृथ्वी हमारी, पहले इस पृथ्वी के अंदर जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले बहुत टाइम पहले शुरुआत में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, उसको ग्रेटर कॉन्टिनेंट बोलते थे, और उसी को एक नाम दे देते, उसी को बोलते थे पेंजिया। उसको नाम दे देता जो ग्रेटेस्ट, ये जर्मन भाषा का नाम है पेंजिया, जिसको हम अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे महामहाद्वीप। महाद्वीप का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था उस समय, इसलिए इसको महामहाद्वीप, इसको बोलते थे पेंजिया। हो सकता है ये पूछ ले पेंजिया क्या है, तो 2 मिनट के लिए सुनोगे, ये है पेंजिया, ये लैंड भाग है। ठीक है, ये क्या है पेंजिया, और इसके आसपास क्या है, पानी, इसी को बोलते थे हम समुद्र। ये सबसे बड़ा क्या था हमारा, सागर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो सागर था इसी को बोलते थे पेंथालासा, पेंथालासा बोलते थे। ठीक है, बात समझ में? फिर कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट को ऐसा पता चला कि ये पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में डिवाइड हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। बस थोड़ी सी कहानी, हमको यहाँ पे वेगनर का सिद्धांत नहीं पढ़े, 2 भागों में डिवाइड हो गया, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो जो ऊपर वाला हिस्सा था उसी को बोलता था मैं अंगारा लैंड, ऊपर वाले हिस्से को क्या नाम बोले उसको, अंगारा। और जो नीचे वाला पार्ट था उसी को बोलता था मैं गोंडवाना लैंड। पढ़ा नहीं है, अब सुनना कहानी, पढ़ा है हमने पर उसको लॉजिक देखो अब। तो इसी को बोलता हूं मैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला है गोंडवाना लैंड। फिर कुछ समय बाद अभी देखो इनके बीच में एक सागर बना, उसको बोलते थे हम 33 सागर, सी, एक सी बनेगा ना, क्योंकि ये टूटेगा तो बीच में पानी आ जाएगा सागर का, इसी का पेंथालासा का ही पानी आ जाएगा। तो पानी जो भरा है यहाँ पे बीच में रेड लाइन दिख रही है, इसी को बोलता था मैं 33 सागर, नाम दे दिया उसका 33 सागर। फिर कुछ समय बाद ये जो अंगारा लैंड है ये भी 2 भागों में बढ़ गया। तो इसके भाग में देखोगे तो जैसे मान लो ये पृथ्वी, जैसे मान लो ये है पृथ्वी। अब जब ये टूटा, जैसे ये टूटा, तो देखो अगर आप देखोगे तो इस साइड में आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, इसी का एक हिस्सा वेस्ट साइड में नॉर्थ, और इधर एक हिस्सा मिलेगा, यहाँ पे एक हिस्सा आपको, ऐसा समझ लो यहाँ पे। तो ये है इधर साइड देखोगे तो ये है यूरोप और ये है एशिया, इसी को बोलते हैं यूरेशिया। बात समझ में आ गई? तो इसी के 3 हिस्से हो गए, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ में यहीं पे यूरोप है और यहीं पे एशिया, इसीलिए इसको बोले यूरेशिया। और एक और ऊपर भी है अंटार्कटिक। बात समझ में आई? आर्कटिक भी अंटार्कटिक भी बोलते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी। ये कॉन्टिनेंट बन गए इसी अंगारा लैंड से बने हैं। और ये जो नीचे वाला था जो गोंडवाना लैंड, इससे भी बना। तो देखो ये नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे है साउथ अमेरिका, ये इस टाइप से दिखता है। एक तो साउथ अमेरिका बना, और देखो यहीं पे, देखो यहीं पे आपको अफ्रीका दिखेगा। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको अंटार्कटिका। और ये जो अफ्रीका वाला हिस्सा है यहीं पे था पहले भारत। देखो ये कोना दिख रहा है, तिकोना, इसी का ऐसा दिखेगा आपको, देखो भारत, इसी का हिस्सा है भारत, इसी अफ्रीका का हिस्सा था भारत। अब भारत ऊपर चल रहा है, इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में चल रहा है। देखो इधर है ना भारत, अभी वर्तमान में यहाँ है भारत, यहाँ है ना भारत। तो भारत ऐसे चल रहा है ऊपर। तो कभी कोई पूछ ले भारत किस दिशा में गति कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में दिखाया था मैंने एक दिन आपको, ये साइड में, ये इस साइड में गति कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड। और इसी भारत का भी, और भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक चट्टान, एक प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ में चल रहे हैं, दोनों की प्लेट है। तो देखो यहाँ पे है आज वर्तमान में इंडिया, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब बात समझिए गोंडवाना क्या है। ये एंशियंट टाइम, बहुत टाइम पहले था ये गोंडवाना लैंड, उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। और उस भारत के अंदर भी देखोगे तो देखो पूरा भारत नहीं, बस ये भारत, क्योंकि ये ऊपर वाला तो बाद में बना है। ये भारत का जो सदर्न पार्ट है, ये जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, इसी को बोलता मैं गोंडवाना लैंड। और इसी का हिस्सा है देखो मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी के अंदर आता है, क्योंकि उसके ऊपर विंध्याचल बहता है, फिर बाद में जाके गंगा का मैदान आता है, फिर हिमालय। हिमालय तो अभी बना है, सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय, बहुत अभी बना नया नया। जैसे अभी आपने सुना होगा अरावली, बहुत चर्चा में चल रहा है। तो देखो अरावली इसी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है।
पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है। और सुनो अरावली बहुत पुराना है, करोड़ साल पुराना है। सुनो बात, बहुत पुराना है अरावली, जब पृथ्वी बनी तब से बना हुआ है ये। अब पर उस समय बना था, सुनो करोड़ों साल हो गए, तो क्योंकि बहुत ज्यादा वेदरी वेदरी होने के कारण अब अपने किस रूप में है, वो अवशिष्ट रूप में, रेसिडुअल फॉर्म में है वो। बात समझ गए? तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि अरावली किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है पहली बात तो। फिर और किस प्रकार का माउंटेन है, तो ये है ब्लॉक, ये है, इसको हम बोलते हैं वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। अभी होता है वलित पर्वत, जैसे कि जैसे दो दो चीज को मैं जब दबाता हूं दोनों से प्रेशर, तो बीच में ऐसी कुछ लहर उड़ जाती है। जैसे मान लो कि एक पार्ट ये जैसे ऊपर चल रहा है और ऊपर भी पार्ट है, जब इसमें दबाऊंगा मैं तो बीच वाला पार्ट ऊपर उड़ जाएगा लहर के रूप में, ऐसे लहर के रूप में उड़ जाएगा, ऐसे लहर के ऊपर। इसी को बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो अरावली अपने आप में एक फोल्डेड माउंटेन है। और वर्तमान में भी हम हिमालय देख रहे हैं ऊपर, वो भी एक फोल्डेड माउंटेन, पर हिमालय कैसा है, लेटेस्ट वाला, नवीनतम, न्यूएस्ट माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का एक रूप है। माउंटेन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक ब्लॉक माउंटेन होता है, एक हॉर्ज माउंटेन होता है, इतने अंदर नहीं जाना है, ठीक है, जब चर्चा आएगी तब करेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत समस्या? तो इसी का भाग पढ़ रहे हैं हम, देखो। तो सुनो, इस समय जो चट्टान थी, तो इसके अंदर इसी इसी आर्कियन क्रम की चट्टान की नाम क्या है, नीच चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान। इस नीच चट्टान के दो भाग मिलते हैं, एक तो क्या कहां पे मिलता है हमें, मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे मिल रहा है एक, एक कहां मिल रहा है हमें, मध्य प्रदेश के अंदर। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मध्य प्रदेश है मेरा, ये मध्य प्रदेश है मेरा, इस मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में मिल रहा है, इसके लिए इसको बोलता हूं मैं बुंदेलखंड नीस। क्या बोलता हूं मैं? एक और जगह है जहां पे मिलता है, तो ये एक और जगह मिलता है, यहाँ पे मिलता है नीलगिरी में। कहां पे मिलता है? नीलगिरी। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल के में आते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी में जहां पे मिलता है उसको नाम बोलते हैं हम चारकोनाइट नीस। नाइट नीस नाम रख दिया। ये चारकोनाइट कुछ और नहीं है, एक गवर्नर थे भारत के, जिसे अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत के अंदर, तो गवर्नर रहे थे बंगाल के। बंगाल में कोलकाता को उन्होंने बसाया था, जॉर्ज चारनोक ने। आपने सुना होगा, बंगाल के फाउंडर है जॉर्ज चारनोक, उन्हीं के नाम पर इन्होंने, अंग्रेजों ने यह नाम रख दिया है चारको नाइट। ऐसे याद रखना, चार नाक थी उनकी, बस, तो चारको नाइट। अब देखो दोनों में अगर कभी अंतर पूछ ले, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मान लो भविष्य में कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो भगना ना पड़े आपको। ये भी नीस है, ये भी नीस है, ये है बुंदेलखंड नीस, ये है चारकोनाइट नीस। क्या अंतर है दोनों में? तो ऐसे याद करना है, जो बुंदेलखंड वाला देखो मैंने बड़ा बनाया, तो ऐसे याद करना, इसके जो कण है, जो पार्टिकल है, उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो कणों का आकार क्या है? बड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं बुंदेलखंड नीस। और यहाँ पे जो नीस पाया जा रहा है चारकोनाइट नीस, इसके जो पार्टिकल का आकार है इसके रिस्पेक्ट में छोटा है, इसलिए इसको चारकोनाइट नीस है। तो नीस के ही प्रकार, पर कणों के आधार पर इसको मैंने दो पार्टों में बांट रखा है। तो हमारा काम का सिर्फ बुंदेलखंड नीस है। अगर आपसे पूछे बुंदेलखंड नीस की क्या विशेषता है, तो याद रखना, एक तो आर्कियन क्रम की चट्टान का ही रूपांतरित रूप है, दूसरा इसके कणों का आकार बड़ा होता है। बात समझेंगे, बस इतना से ही हमारे काम का, और कुछ भी काम का नहीं। बात याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, सब बताऊंगा मैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात याद रहेगी। अब हम पढ़ रहे, देखो धारवाड़ सेल समूह। अब देखो आर्कियन सेल समूह है, अलग से कहीं नहीं मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है परिवर्तित रूप में अलग अलग जगह पर। धारवाड़ क्रम का जो सेल समूह वो तो हमें मिल रहा है भारत के अंदर। और किससे इसका निर्माण हुआ? इसी आर्कियन क्रम की चट्टानों के अक्षय पर्दन से हमारा हुआ है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से इसका निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे समृद्ध चट्टान, सबसे रिचेस्ट रॉक, समृद्ध का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मिनरल्स बहुत हो, सभी प्रकार के मिनरल्स, मेटेलिक भी हो और नॉन मेटेलिक भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिचेस्ट रॉक। तो भारत की सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी है? क्यों है ये? क्योंकि इसी से तो बनी है। अब ये तो मिलेगी नहीं हमें, मिलती कौन है? ये कहां पे मिल रही है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश के अंदर भी मिलेगी, तो मध्य प्रदेश में भी पढ़ेंगे हम। तो निर्माण पता चल गया आपको, और खास बात क्या चल गई, इसी को बोलता हूं मैं समृद्ध चट्टान। बाकी इसकी जितनी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी इसकी भी रहेगी। क्या इसके अंदर कोई जीव होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत टाइम पुराने बने, क्योंकि उस समय जीव बना ही नहीं था, तो जीव भी नहीं होगा, तो जीवाश्म फोसिल्स होंगे क्या? नहीं होंगे। फिर एक बात और याद करना, इन चट्टानों की एक और बात याद है कि ये जो चट्टान बनी है तो एक ही बार में बनी है, अलग अलग प्रकार से नहीं बनी है। तो जब जैसे चट्टान मान लो एक ही बार में बनती है तो ऐसी बन गई समझो, तो इसके अंदर कोई लेयर नहीं है, तो इसलिए इसको परत विहीन बोलते हैं, क्योंकि कोई लेयर नहीं दिखेगी आपको, पूरी एक जैसी दिखेगी। हाँ, तो सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं उसको, अभी पढ़ाएंगे आगे। तो ये चट्टान भी क्या है? परत विहीन, नो लेयर, इसके अंदर भी कोई लेयर नहीं है, नो स्ट्रिप, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि एक ही बार में बनी उस समय।
तो इसके अंदर भी ये भी परत नहीं, इसके अंदर भी परत नहीं है, ये परत विहीन चट्टान है और जीवाश्म विहीन चट्टान, ये खास बात है इनकी, बात याद रहेगी। अब देखो ये जो चट्टान है ये मध्य प्रदेश में भी मिलती है, तो देखो ये मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, और इस मध्य प्रदेश के अंदर अभी वैसे पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे मिल गई मुझे आर्कियन क्रम की चट्टान, देखो ये रही आर्कियन क्रम की चट्टान, और मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान यहाँ पे मिलती है, देखो यहाँ पर बालाघाट वाले क्षेत्र में, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा और जबलपुर के कुछ हिस्सों में मिलती है, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे याद रहेगी। अब मैंने बोला ना, देखो ये जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान है, सबसे ज्यादा क्या है, समृद्धशाली चट्टान, मतलब इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे आपको, मेटेलिक भी और नॉन मेटेलिक भी। अब बात याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश के कहाँ में मिल रही है ना, तो मध्य प्रदेश लिख रहा हूं, और मध्य प्रदेश का भी मैं लिख रहा हूं साउथ ईस्ट पार्ट, बस लॉजिक से याद कर लेना, ये कौन सा पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट। अब इसके अंदर भी देखोगे तो बालाघाट यहाँ पे है, छिंदवाड़ा और यहाँ पे जबलपुर। अब देखो मध्य प्रदेश के अंदर भी इनके अलग अलग नाम है, उन क्षेत्रों के नाम पे अलग अलग नाम रख दिए, जैसे बालाघाट में जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसका नाम है चिल्पी। अब बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस बेसिक याद करना। फिर इसके पास में जो जबलपुर है उसको बोलते हूं मैं सकौली, और जो छिंदवाड़ा मिलती है उसको बोलता हूँ सोनसर, ये नाम रख दिए सोनसर, ठीक है, जगह का नाम ही है, छिंदवाड़ा में एक जगह है सोनसर, उसी के नाम पे नाम रख दिया उनका। देख इतना अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना से याद करना कि इसी बालाघाट के अंदर सुना होगा कि मध्य प्रदेश सबसे मिनरल्स पाए जाते हैं, कॉपर और मैग्नीज। मैग्नीज क्या पे पाए जाते हैं, बालाघाट में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में हर साल हर 2 साल में पूछता है कि कॉपर कहाँ पे मिलता है, क्योंकि कॉपर और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में पहले नंबर पे है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है बार बार। तो सुनो, अगर आपसे वो पूछ ले तांबा कहाँ पे मिलता है, कॉपर कहाँ पे मिलता है, कॉपर को सीयू बोलते हैं हम, कहाँ पे मिलता है कॉपर, बालाघाट। तो बालाघाट में, अब देखो ये तो सब पढ़ते हैं बच्चे रट के कि कॉपर जो है बालाघाट में मिलता है, पर जैसे ही प्रश्न पूछ लिया किस प्रकार के चट्टान में मिलता है तो वहीं हिल जाएगा वो। फिर आपको पता चल गया कि धारवाड़ क्रम की चट्टान यहाँ पे पाई जाती है, बात समझ में। और धारवाड़ क्रम की चट्टान के अंदर भी पूछेगा तो चिल्पी याद रखना, चिल्पी श्रेणी में मिलता है। उसके अंदर भी एक और जगह है, एक और नाम है उसका क्लोज पेट करके, पर इतना ज्यादा डीप में भी नहीं पूछता है। क्लोज पेट एक चट्टान होती है, उसके अंदर पाया जाता है, पढ़ेंगे अभी डिटेल में सब, बस खाली इतना से याद कर लो कि इसी बालाघाट के अंदर हमें मैग्नीज कॉपर चट्टान मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कॉपर चट्टान कहाँ पे मिलती है, मध्य प्रदेश, तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो बालाघाट। अभी हम बाद में जब मिनरल्स पढ़ेंगे तब याद भी करूंगा। देखो हम इसी तांबे को बना लेंगे सांबा, ये क्या है, तांबा, तांबे को क्या बना दिया हमने, सांबा, और सांबे की रखना है हमें लाज। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो तांबा मिलता है उसकी एक खदान है, माइन से, उसका नाम है मलाज खंड, बहुत फेमस माइन है। तो कभी कोई पूछे मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पे मिलता है, तो मलाज खंड में। तो कैसे याद करोगे मलाज खंड आप, तांबे से, तांबा मतलब सांबा, और सांबे की क्या रखना है हमें, लाज, लाज से क्या रखोगे, मलाज खंड। बहुत फेमस है ये, तांबे की सबसे बड़ी खदान है, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खदान भी है, इसलिए पूछता हूँ, हर साल प्रश्न आता है। अब देखो तांबे का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बालाघाट में हो रहा है, इसलिए बालाघाट को मैं तांबा नगरी भी कहता हूँ, कॉपर सिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और खनिज मिलता है जो बहुत फेमस है, वो है मैग्नीज, एमएन बोलता हूँ उसको, मैग्नीज। अब मैग्नीज को ऐसा सुनो आप, मैग्नीज को आप मैगजीन बना देना, मैगजीन पढ़ते हो ना आप, ठीक है, कहानी याद रखना आप। अब ये जो मैग्नीज है ये भी कहाँ पे मिल रहा है हमें, बालाघाट के अंदर। अब बालाघाट में इसकी खदान है जिसका नाम है भरवेली या भारवेली, बहुत फेमस है, पूछा गया है कि मैग्नीज का उत्पादन किस खदान में होता है, ये मैग्नीज के लिए सबसे फेमस खदान क्या है, कौन है, भरवेली। और भारवेली या भारवेली एशिया की सबसे बड़ी खदान है, एशिया की, छोटी मोटी भी नहीं, इसलिए प्रश्न पूछता हर साल एमपीपीएससी, पर बच्चे का याद नहीं रहता। अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भारवेली आएगा कि मलाज खंड आएगा, तो मलाज का याद रखना, लाज से याद रखना, बाला की, बाला या तांबा मतलब सांबा, इसकी लाज रखना हमें, बाला से याद रखना, बाला, बाला मतलब सांबा, ठीक है। अब देखो एक और याद करना, मैग्नीज को बना देना मैगजीन। अब देखो सुनो, ऐसे याद करना, मान लो आप एक वैली से गुजर रहे थे, किससे गुजर रहे थे, वैली मतलब ऐसी घाटियां होती है, आपने अक्सर ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखी होगी, यहाँ से ट्रेन जब गुजरती थी इधर खाई दिखती है आपको, ठीक है। ऐसे याद करना, मान लो आप मैगजीन पढ़ रहे थे ट्रेन में बैठे हुए मैगजीन पढ़ रहे थे आप, जो भी मैगजीन थी आपकी, और ये गिर गई वैली में, तो वैली के अंदर क्या गिरी है, मैगजीन। और मैगजीन भी छोटी मोटी थी नहीं, बहुत बड़ी, ये जो वैली है छोटी मोटी नहीं, आपने सोचा लेता हूं, पर सोचा बाद में पता चला छोटी मोटी वैली नहीं है, बहुत गहरी वैली है, तो ये बात याद रहेगी। तो मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, वैली में, तो वैली से भार वैली,
बात याद रहेगी, याद रहेगा। वैली कभी भी भूलना नहीं, एग्जाम में कभी को पूछ ले तुरंत बताना है। तो मैग्नीज कहाँ पे मिलता है? भार वैली में। और वैली कैसी है ये? एशिया की सबसे डीपेस्ट या सबसे बड़ी। बात याद रहेगी। बस ये दो चीज याद करना है, प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में, छोटी मोटी एग्जाम में टेस्ट भी लगाओगे ना आपको, सब जगह यही भरा पड़ा है, कुछ भी नहीं। बात याद रहेगी, दोनों खनिज याद रहेंगी। बात अगर मैं पूछ लूं कि बालाघाट के अंदर खनिज ज्यादा क्यों मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ सेल समूह है। तो धारवाड़ क्या है? खनिज संपन्न। ठीक है, और भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं इधर बालाघाट वाले छिंदवाड़ा साइड में। ठीक है, हाँ। बड़े आगे बात याद रहेगी। फिर देखो कुड़प्पा सेल समूह, ये क्या है? कुड़प्पा सेल समूह। अब देखो कुड़प्पा सेल समूह भी इससे ही बना है, इसी के अक्षय प्रदन से बना है। इसमें भी याद रखना, इसके अंदर भी कोई जीव जंतु, अरे यार तो अभी घुमा ना, इसको पता नहीं क्या याद आ जाती है यार, ये बड़ी दिक्कत है इसकी।